बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक न्यूज़ लेके, एक अच्छी न्यूज़ लेके शेंजन लवर्स के लिए। अगर आप शेंजन लवर्स हैं तो वीडियो लास्ट तक देखें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी टिप भी दी जाएंगी जिससे आपका वीज़ा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे। वो कौन सा कंट्री है? जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 के बाद पूरा दुनिया पैक हो गया था, अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए गए थे। मतलब कि वीज़ा हासिल करना, यानी मैं आपको ये मिसाल दूंगा, अगर यहाँ से आपने दुबई जाना, जिसका वीज़ा आपको 2 से 3 घंटे में मिल जाता था, आप वहाँ भी नहीं जा पा रहे अभी तक उनके बंद हैं। लेकिन साथ एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि दुबई के वीज़े भी बहुत जल्द खुलने वाले हैं। ये भी उम्मीद की जा रही है कि नेक्स्ट मंथ की 11 अगस्त को दुबई के भी जो वीज़े हैं या जो फ़्लाइट्स वो भी ओपन हो जाएंगी इंशाअल्लाह। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो शेंजन लवर्स के लिए। शेंजन लवर्स यानी जो लोग टूरिज़्म के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, या फिर जिनके स्पॉन्सर लेटर्स आए हुए थे, स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स आए हुए थे, इनका स्पाउस वीज़ा था, वर्क परमिट लेटर्स थे या इस तरह के वीज़े, लेकिन एम्बेसी बंद होने की वजह से वो वीज़े अपने अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। उनके इन्विटेशन लेटर एक्सपायर हो रहे थे, उनके स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट एक्सपायर होते, यानी उनके जो भी टर्म्स थे सब एक्सपायर होते। लेकिन जो अब आहिस्ता आहिस्ता एम्बेसीज खुलना शुरू हो गई हैं, जो एम्बेसी इस वक्त पाकिस्तान में खुल चुकी है, जिसकी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, वो है जर्मनी। जर्मनी के साथ कौन कौन से कंट्री लिंक कर रहे हैं, उसके कौन कौन से, मतलब जाके आप जर्मनी की एम्बेसी में जाके किस किस कॉन्सुलेट में अपने केस, किस किस कंट्री के केस जमा करवा सकते हैं, आपको बताऊंगा आगे चल के। लेकिन एट दैट टाइम आपको डिस्कस कर रहा हूँ जर्मनी की एम्बेसी पाकिस्तान में ओपन हो चुकी है 2 अगस्त, यानी नेक्स्ट मंथ से 2 अगस्त से अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर तो आप उसके अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे हैं तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे केस स्टडी करवा सकते हैं जर्मनी के लिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है तो बात करनी चाहिए वो ये है कि काफ़ी लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग किसी भी कंट्री का, यूके का, तुर्की का, शेंजन कंट्रीज़ का, कनाडा का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, या फिर किसी भी कंट्री में केस जमा कराएंगे तो हमें नादरा का वैक्सीनेशन कार्ड, जो हमने डोज लगवाई हैं, उसका कार्ड साथ लगवाना पड़ेगा। क्या ये सच है? ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी एम्बेसी ने ये डिमांड नहीं की कि आपको ये कार्ड शो करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन कार्ड लगवाना पड़ेगा। अगर आप लेके जाएंगे तो वो आपको रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये काम इनका नहीं है, ये काम होता है FIA वालों का। जैसे आप जाते हैं अगर एयरपोर्ट पे तो वो चेक करेंगे, या फिर बोर्डिंग वाले जो होते हैं, जब आप एयरपोर्ट से निकलने लगेंगे तो वो देखेंगे जी कि वैक्सीनेशन लगी हुई है, क्या ये बंदा कोविड से रिलीज़ हो चुका है, या फिर तब होगा। अदरवाइज़ वो आपको इसकी एम्बेसी वाले आपको इसकी डिमांड नहीं करेंगे। इसको जैसे अक्सर होता है कि आप जब तुर्की का केस जमा करवाने जाते हैं तो पोलियो कार्ड लेके जाते हैं, तो लोग काफ़ी समझ रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन कार्ड भी लेके जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपको लेके जाना नहीं पड़ेगा, अपना केस जमा करवा सकते हैं। लेकिन आपको एक टिप दूंगा कि अगर आपने अपना ट्रैवल, अगर आप होटल बुकिंग में जमा करवाएंगे, जैसे टूरिज़्म के लिए जमा करवाएंगे, क्योंकि नॉर्मली इस कंट्रीज़ के लोग होटल बुकिंग पे ही कराते हैं, तो आपको जो ट्रैवल इंश्योरेंस होगी उसमें आपने ये करना है कि कोविड भी परचेज़ करनी है। जब तक इसमें कोविड का नहीं होगा तो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस नॉर्मली हम लोग उसके लिए करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होती है, लेकिन अब इसमें साथ साथ कोविड की भी इन्होंने स्टार्ट कर दी। जब तक कोविड आपकी होगी तभी आपका वो केस सबमिट होगा। अब इसकी फ़ीस कितनी है? काफ़ी लोग कह रहे हैं जी कि इसकी फ़ीस 60 यूरो है, 80 यूरो, 100 यूरो है। देखें, 60 यूरो की फ़ीस थी 2 साल पहले, ठीक है। उसके बाद 2020 में बॉर्डर्स बंद हो गए थे, फिर उन्होंने इसकी फ़ीस 80 यूरो कर दी। अब सुनने में ये आ रहा है कि इसकी फ़ीस उन्होंने 100 यूरो कर दी है। लेकिन या तो मुझे लास्ट मंथ एप्लीकेशन जमा हुई है, जो पहले उसके हमने 80 यूरो ही पे की थी, ऑनलाइन पे की थी। कुछ कंट्रीज़ में होता है कि ऑनलाइन पे करते हैं, कुछ आपको बाय हैंड जाके बैंक में जमा करवानी पड़ती है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या जो भी मुतलका उनसे बैंक होता है एम्बेसी के कॉन्सुलेट में, राइट। तो इसकी जो फ़ीस है आप ये भी समझ लें कि 80 यूरो भी हो सकती है, 100 यूरो भी। मैं आपको भी इसके बारे में अथेंटिक न्यूज़ नहीं दे सकता कि इसकी क्या फ़ीस होगी। लेकिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात की, डॉक्यूमेंटेशन आपके वही होंगे। फर्स्ट से आपका आता है बैंक स्टेटमेंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी कम अज़ कम, आपकी कम अज़ कम, अगर सिंगल बंदा अप्लाई कर दो, कम अज़ कम 7 से 9 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करें। और अपना ट्रैवल प्लान जो है कम अज़ कम 20 से 22 दिन का बनाएं। अक्सर लोग ये कहते हैं, मैंने सुना है कि रात को मुझे फीमेल ने मैसेज की है कि मेरे 7 दिन का ट्रैवल प्लान है, मेरी स्पेन की अपॉइंटमेंट है, क्या मैं जमा कराऊँ? देखें, आप कॉमन सेंस की बात है कि आप इतना दूर, आप इस्लामाबाद से कराची नहीं जा रहे। अगर कराची जाएंगे तो कम से कम आप भी हफ्ता, आप 1.5 हफ्ता रहेंगे जाके। क्यों मैं इतने पैसे लगा कर आया हूँ? मैं कम से कम कराची घूमूँ फिरूँ, इन्जॉय करूँ। इसी तरह आप यहाँ से दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, आप 1.5-2 लाख की टिकट लेंगे रिटर्न, आपका होटल अकोमोडेशन का खर्चा होगा, आपका मील का खर्चा होगा, आपका फूड का खर्चा होगा, आपका एक्सपेंस होगा, शॉपिंग एक्सपेंस होंगे। क्या आप 1 वीक रहेंगे? आप 4-5 लाख पर लगा के 1 वीक के लिए रहेंगे? तो ये थोड़ी कॉमन सेंस की बात है, इसको थोड़ा सा ज़हन में रख के अप्लाई किया करें। अपने कंसल्टेंट को ये बोला करें कि मैं इतने पैसे लगा के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कम अज़ कम मुझे 20 से 22 दिन का ट्रैवल प्लान बना कर दें, ताकि मेरा वीज़ा के चांसेस बढ़ें। जब आपके ये हो गया, आपका हो जाएगा बैंक स्टेटमेंट आपकी होगी, उसके बाद आपका आता है
आपके जॉब डॉक्यूमेंट्स, आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। आप जॉब अगर अच्छी करें तो अपने जॉब डॉक्यूमेंट्स लगाएं, साथ सैलरी स्लिप्स लगाएं और साथ NOC लेटर लगाएं कि छुट्टियों का जी के मुझे परमिशन है, मैं जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, मुझे जो विदाउट सैलरी यानी कि सैलरी भी दी जाएगी अगर मैं छुट्टियाँ करता हूँ या करती हूँ। अगर आप बिजनेस के अंदर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लगाएं, चैम्बर के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, NTA के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, चैम्बर कार्ड लगाएं, टैक्स के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, ये सब लगाएं। और सबसे मेन चीज़, अगर तो आपके पास इन्विटेशन लेटर है या आप इन्विटेशन लेटर मंगवा सकते हैं उस कंट्री से, तो ये बहुत बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके ब्याह पे आपका वीज़ा आपका गारंटी लगेगा कि आपके जाने का मकसद क्लियर होगा, पर्पस ऑफ ट्रैवल। अक्सर उन लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ होते होंगे, आपने देखा होगा, उनका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर नहीं होता। जब वो रिफ्यूज़ल लेटर उनके हाथ में तो लिखा होता है, टिक किया होता है उन्होंने, पर्पस ऑफ ट्रैवल आपको क्लियर नहीं है। पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या होता है, यानी आपका मकसद क्या जाना है, आप क्यों जा रहे हैं, आप टूरिज्म के जा रहे हैं, आप क्लियर नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे? जो आपका कंसल्टेंट होता है वो आपको प्रॉपर रिक्वेस्ट लेटर, वीज़ा कवरिंग लेटर या ट्रैवल प्लान बना के नहीं देता, वो जस्ट अपनी फीस लेके आपको एक लेटर बना के देता है, जिससे हम लोग वो कहता है कि वीज़ा कवरिंग लेटर जी आपका वीज़ा ऐसी बेस पे हो जाएगा। इन केस जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उस पर लिखा होता है, टिक किया होता है, पर्पस ऑफ ट्रैवल आपको क्लियर नहीं था इस केस से। तो कोशिश करेंगे अगर आपके इन्विटेशन लेटर नहीं है तो आपको मतलब अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर करें, उन्हें बताएं कि मेरा जाने का पर्पस क्या है, मैं क्यों जा रहा हूँ, जा रही हूँ, कहाँ रहूँगी, क्यों रहूँगी, किस मकसद के रहूँगी, कहाँ कहाँ घूमूँगी, एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, यानी आप उसको एक चीज़ प्रॉपर तरीके से डिफाइन करें। इसके बाद आपका आता है FRC। आपका FRC होना चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आपके अगर आप मैरिड हैं तो 2 लगाएं, पेरेंट्स के साथ भी लगाएं और साथ अपने भी बच्चों के साथ भी लगाएं। उसके बाद आपका आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए कोविड के साथ। होटल रिजर्वेशन, आप जहाँ पर जा रहे हैं, जिस होटल में रहेंगे, आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए। टिकट रिजर्वेशन, आपकी फ़्लाइट कहाँ से होगी, क्यों होगी, कहाँ से होगी, आपकी वापसी क्यों होगी। होटल रिजर्वेशन होगी, टिकट रिजर्वेशन होगी, बैंक स्टेटमेंट होगी, FRC हो गया। अगर मैरिड तो आपका MRC होना चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ऐसा एक सवाल आता है कि अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमें शायद पुलिस सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, ना ही तो वो एक्सेप्ट करते हैं, ना ही तो वो डिमांड करते हैं। शेंजन कंट्रीज टूरिज्म के लिए टाइप D के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं डिमांड करते वो कि आपको इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट है कि पुलिस सर्टिफिकेट की, ना इस पर पैसे ज़ाया करें, ना ही तो इस पर टाइम ज़ाया करें। हाँ, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम की तो आप उसकी ट्रांसलेशन करवा के, टेस्ट करवा के वो साथ लगाएं कि आप अपने टाइज शो कर सकें, आपके टाइज स्ट्रॉन्ग हैं अपने होम कंट्री के साथ। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इनिशियल होते हैं। अगर इसके बाद कोई आपकी और कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है वो भी साथ लगाएं ताकि आपका केस सपोर्टिंग मतलब मजबूत हो सके। ये डॉक्यूमेंट्स सर आपके होने चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए और सिर्फ मेन चीज़ आते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से डिफाइन करें उसमें आपको क्या जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। उस पर इतनी जगह तो लिखने की नहीं होती, लेकिन उसके बिहाफ पे आप वीज़ा कवरिंग लेटर, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर यानी ट्रैवल प्लान अपना एक अच्छा सा मजबूत सा जिसकी बेस आपका वीज़ा होगा वो तैयार होना चाहिए, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर होगा पढ़े तो वो समझ सके आपका पर्पस जाने का क्या है। अगर आपके सब डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है लेकिन अगर आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर है तो आपका वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, आपका वीज़ा ग्रांट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी कि इन्फो कि जर्मनी की एम्बेसी पाकिस्तान में ओपन हो चुकी है। 2 अगस्त से इसके अपॉइंटमेंट्स मिलना शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको अपॉइंट मिलना चाह रहे हैं, कुछ सर्विस लेना चाह रहे हैं तो हमसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 034705052236। ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सुपर प्लाजा चकसवारी आज़ाद कश्मीर नियर टू गवर्नमेंट बेकरी। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। खुदा हाफिज़।